नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण द्वितीया। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर चुनाव कब होंगे। हाई कोर्ट भी सरकार से पूछ चुकी है कि 6000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव कब कराए जाएंगे। अब चर्चा है कि प्रदेश में दिसंबर 2025 तक पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेना है। दरअसल भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसके तहत सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक समन्वय भी बेहतर होगा। इसके अलावा बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में होने वाली रुकावट भी कम होगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कह चुके हैं कि पंचायत के साथ निकायों में चुनाव से प्रक्रिया सरल होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। अब तमाम सवालों और कयासों के बीच कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य अविनाश गहलोत ने कहा कि 15 से 20 दिनों में सीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर होगा और रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कार्यक्रम तय होगा। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन रिपोर्ट में नए परिसीमन, वार्ड निर्धारण और जिला परिषदों की संरचना पर भी सुझाव होंगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश में ग्राम पंचायतों की सीमा निर्धारण किया गया है। कई जगह नई पंचायतों को जोड़ा गया है। साथ ही कई जिलों में पुरानी पंचायतों को खत्म भी कर दिया। साथ ही कई गांवों को शहरी सरकार जैसे नगर परिषद या नगर निगम का हिस्सा बनाया है। इससे पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई के करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से पंचायत चुनाव को लेकर जवाब मांगा था, जिस पर अप्रैल महीने में राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें बताया कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया जारी है, जो मई और जून तक चलेगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी। राजस्थान के ऊपर बना अवदाब डिप्रेशन कमजोर हो गया है। अब दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर स्थित है। जैसलमेर और आसपास क्षेत्र को छोड़कर बाकी अधिकांश भागों में भारी बारिश से राहत की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर जिले और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, टोंक, दौसा, पाली, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो करौली में 25 mm, उदयपुर में 35 mm, अलवर के बहादुरगढ़ में 70 mm, अलवार शहर में 64 mm बारिश हुई। हनुमानगढ़ में 25 mm, डीग में 60 mm, रूपवास में 22 mm, सवाई माधोपुर के खंडार में 64 mm और चूरू के सादुल शहर में 14 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। राजसमंद में 13.0 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान अजमेर में 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीलवाड़ा 33.7 डिग्री, जयपुर में 35.0 डिग्री, सीकर में 30.8 डिग्री, कोटा में 35.0 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 35.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेयजल संकट का मामला सामने आया है।
वैसे तो राजस्थान में कई स्थानों पर पेयजल की संकट है, लेकिन ये दूर दराज इलाकों में ज्यादा है। लेकिन राजधानी जयपुर के क्षेत्र में पीने के पानी का संकट काफी गंभीर मामला। वही पानी की संकट को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। जयपुर के झालाना डुंगरी स्थित जी की कोठी क्षेत्र में पेयजल संकट से जूझ रही सैकड़ों महिलाओं ने गांधीनगर जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया। महिलाएं सुबह से लेकर देर शाम तक करीब 7 घंटे तक कार्यालय में डटी रही और विरोध प्रदर्शन करती रही। प्रदर्शनकारी महिलाएं कार्यालय के गलियारे में बैठ गई और पानी चाहिए, घोटाला नहीं जैसे नारों के साथ विरोध जताया। खास बात ये रही कि महिलाएं पारंपरिक गीत गाकर और विरोध में नाचकर अपनी बात रखती रहीं। इस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बार बार समझाइश का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी मांगों पर अड़ी रहीं। स्थानीय महिलाओं और क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जलदाय विभाग और ठेकेदार ने इलाके की पेयजल योजना में गंभीर लापरवाही बरती है। 2 साल पहले क्षेत्र की पुरानी पाइपलाइन हटाई गई थी। इसके बाद विभाग ने करीब 48 करोड़ रुपए की योजना मैसर्स राजाराम विश्नोई फर्म को सौंपी थी, लेकिन फर्म ने घटिया क्वालिटी से काम किया और तय समय सीमा के बावजूद अब तक योजना पूरी नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि गर्मी और बारिश के इस समय में पीने के पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। नई लाइनें आधी अधूरी है, कनेक्शन नहीं मिले और पुराने सोर्स पूरी तरह खत्म कर दिए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे कई बार पार्षद, विधायक और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। जलदाय विभाग ने एक बार फिर काम जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया है, लेकिन महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि 2 सप्ताह में स्थिति नहीं सुधरी तो वे मुख्यमंत्री कार्यालय तक आंदोलन ले जाएंगी। अलवर के मुंडावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय कला गांव के 6 वर्षीय बालक के ब्लाइंड मर्डर में एक नया मोड़ आ गया है। चाचा ने तांत्रिक सुनील के कहने पर 6 साल के भतीजे की हत्या की। पुलिस ने सोमवार को चाचा को गिरफ्तार किया और मंगलवार को तांत्रिक सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया। तांत्रिक सुनील ने आरोपी मनोज की पत्नी का वशीकरण करने के लिए बलि देने के लिए इस मासूम की हत्या करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो खुलासा हुआ 6 साल के बालक लोकेश 19 जुलाई को लापता हो गया था। इसकी रिपोर्ट उसके पिता बिंटू ने दर्ज कराई थी। उसी रात को 8 बजे सुनसान मकान में तूड़े के ढेर में उस बालक का शव मिला। अगले दिन हत्या का मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए मुखबिर तैनात किए गए। सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इस मामले में 21 जुलाई को मृत बालक लोकेश के सगे चाचा आरोपी मनोज कुमार पुत्र बिल्लू उर्फ पूर्ण प्रजापत को गिरफ्तार किया। गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि मृतक लोकेश की मां और मनोज की पत्नी दोनों बहनें हैं। मनोज की पत्नी पीहर में रह रही थी और वो ससुराल में नहीं आ रही थी, इसलिए आरोपी चाचा ने अपनी पत्नी का वशीकरण करने के लिए तांत्रिक सुनील से संपर्क किया। तांत्रिक ने 12,000 रुपए और एक बच्चे की बलि देकर शनिवार को भोग लगाने के लिए खून और कलेजी लाने के लिए मनोज को कहा था। इसके बाद आरोपी मनोज ने अपने भतीजे लोकेश को सुनसान मकान में ले जाकर निर्मम तरीके से गला दबाकर हत्या कर दी। तांत्रिक सुनील के बताए अनुसार मृतक बालक लोकेश के शरीर से खून निकलने के लिए काफी जगह इंजेक्शन चुभाए। उसके बाद मृतक की डेड बॉडी को तुड़े से भरे कमरे में छुपा दिया। मौका मिलने पर लाश से कलेजी और खून निकालकर तांत्रिक को दे सके। यहाँ सबसे बड़ी बात यह रही कि आरोपी मनोज अपराध को छुपाने के लिए अपने परिवारजनों के साथ ही बालक को ढूंढता रहा। पुलिस ने निशानदेही से घटना में प्रयुक्त इंजेक्शन को बरामद किया है। ये तांत्रिक सुनील पुत्र यादराम निवासी खानपुर अहिर थाना मुंडावर का रहने वाला है। राजस्थान के खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों अक्सर भालू दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले मंगलवार 22 जुलाई को यहाँ नक्की झील के पास एक मादा भालू अपने बच्चों के साथ दिखी थी और हिल स्टेशन घूमने आए पर्यटकों ने वन्य जीवों को इस प्राकृतिक वातावरण में निहारने का आनंद लिया।
अब इसी दिन की भालू की एक अन्य तस्वीर सामने आई है। इसमें एक भालू शहर के होटल में चला गया और ये दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ये घटना बीती रात करीब 3 बजे की है। माउंट आबू के ढूंढी रोड पर एक भालू चौधरी गली स्थित एक होटल के रिसेप्शन में घुस गया। सीसीटीवी पर रिकॉर्ड वीडियो में दिखता है कि भालू होटल के रिसेप्शन के दरवाजे को धकेलकर अंदर घुस गया। इसके बाद वो रिसेप्शन में रखे सामानों को सूंघने लगा। शायद वो खाने पीने का सामान खोज रहा था। भालू रिसेप्शन में रखे सोफे पर भी चढ़ा और कुछ ढूंढता रहा। भालू रिसेप्शन में करीब 4.5 मिनट तक मंडराता रहा, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वापस उसी दरवाजे से बाहर निकल गया। ये गनीमत रही कि भालू के आने के समय रिसेप्शन में कोई नहीं था, अन्यथा भालू हमला कर सकता था। माउंट आबू में इन दिनों अक्सर भालू सड़कों व आबादी क्षेत्र के आसपास विचरण करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को नक्की झील से अनादरा पॉइंट की ओर जाने वाले मार्ग पर एक मादा भालू अपने बच्चे के साथ नजर आई थी। तब सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे। पर्यटक सड़क पर चहलकदमी करते हुए वादियों में छाई हरियाली की चादर के साथ प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक अनादरा पॉइंट की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे बने एनीकट के समीप एक मादा भालू सड़क पर अपने नवजात बच्चे के साथ विचरण करती नजर आई। मादा भालू और बच्चा सड़क पार करते हुए एनीकट से बहने वाले पानी के समीप झाड़ियों में खड़ी होकर जमीन को कुदेरते हुए कुछ खाने लगी। नवजात भालू भी उसके पास ही अटखेलिया करता रहा। पर्यटकों ने इस सारे दृश्य को कैमरे में कैद किया। करीब 10 से 15 मिनट तक भालू लोगों को और लोग भालू को देखते रहे। धीरे धीरे भालू व बच्चा पानी के नाले को पार करते हुए चट्टान पर चढ़ गए और आगे जाकर झाड़ियों में ओझल हो गए। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ के भक्त आए दिन मन्नत पूरी होने पर अनोखी चीजों का चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। एक दिन पहले ही किसी भक्त ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर चांदी की बंदूक, गोली और 2 लहसुन श्री सावलिया सेठ को भेंट किए हैं। सांवरा को चढ़ाई भेंट इतनी खास और अनोखी है कि इसे देखकर सब हैरान हो गए। बताया जाता है कि मंदिर में अब तक के चढ़ावे में चांदी से निर्मित बंदूक, गोली और लहसुन पहली बार भेंट में आई है। इस तरह की भेंट इन दिनों मंदिर परिसर और भक्तों के बीच चर्चा का बड़ा कारण बन गई है। सांवरा के भक्त ने 300 ग्राम चांदी की बंदूक बनवाई है। इसके साथ ही करीब 190 ग्राम से निर्मित एक चांदी की गोली और 2 लहसुन के गांठिए भी चढ़ाए हैं। भक्त ने इसे बहुत ही सुंदर तरीके से और बारीकी से तैयार करवाया गया। ये देखकर हर कोई यही कह रहा है कि भक्त की ये भक्ति का तरीका सचमुच अनोखा है। इस अनोखी भेंट को किसी अज्ञात भक्त ने चढ़ाया है। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस अपनी आस्था के साथ ये अनोखी भेंट मंदिर में चढ़ा दी। श्री सांवलिया सेठ के भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर तरह तरह की चीजें भगवान को चढ़ाते हैं। किसी ने चांदी का पेट्रोल पंप, किसी ने मोबाइल चढ़ाया है, तो किसी ने हथकड़ी, हवाई जहाज, ट्रैक्टर, मकान तक भेंट किए हैं। कई लोग तो अपनी पूरी फसल भी भगवान को अर्पण कर देते हैं। लेकिन चांदी की बंदूक और गोली पहली बार देखने को मिली है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हो सकता है। भक्त शायद ये चाहता होगा कि भगवान उसे हर मुसीबत से बचाएं और उसकी रक्षा करें। वहीं कुछ लोगों ने लहसुन को चढ़ावे में चढ़ाने के पीछे गत साल लहसुन के भाव में जबरदस्त उछाल देखा गया और प्रति क्विंटल 45,000 रुपए तक के भाव मंडी में मिले हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बीचगावा गांव में बड़ी घटना सामने आई। बुधवार सुबह कांवड़ चढ़ाने से पहले कांवड़ की परिक्रमा कर रहे कांवड़िए और ग्रामीण अचानक बिजली करंट की चपेट में आ गए, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 32 से ज्यादा कांवड़िए और ग्रामीण झुलस हो गए, जिनको पास के गढ़ी स्वाईराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। लक्ष्मणगढ़ की तहसीलदार ममता कुमारी ने बताया कि बीचगावा गांव के लोग हरिद्वार से कावड़ लेकर आए थे। बुधवार को कांवड़िया और गांव के लोग कावड़ की परिक्रमा कर रहे थे।
इस दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 32 से ज्यादा कांवड़िए और ग्रामीण झुलस गए कांवड़ियों के इलाज के लिए गढ़ी स्वैराम के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि 3 से 4 घायलों को लक्ष्मणगढ़ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के विरोध में कांवड़िए और ग्रामीणों ने लक्ष्मणगढ़ मंडावर मार्ग पर जाम लगा दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। तनाव के हालात बने हुए हैं। तहसीलदार ने बताया कि करंट कैसे लगा, इसका अभी साफ तौर पर पता नहीं लग पाया है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट लगा या कोई तार के टूटने से करंट लगा है, इसकी जांच की जा रही है। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। मौके पर विद्युत निगम के कर्मचारी पहुंच चुके हैं, जो मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मामले की जांच कर रहे हैं। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हंगामा हो गया। पति पत्नी के बीच विवाद के बाद पत्नी ने अपने पति की खुलेआम पिटाई कर डाली। कॉलर पकड़कर थप्पड़ों की बौछार कर दी। आसपास के लोग पति पत्नी को आपस में झगड़ते देख दंग रह गए। पति को पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान कर दिया। बताया जा रहा है कि पति को अपनी साली के साथ देख लिया, जिसके बाद वो बिफर गई और सरेराह पिटाई कर दी। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही उदय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों को हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां पर दोनों को 50 से 50 हजार की जमानती मुचलके और 6 महीने तक पाबंद करने के बाद छोड़ दिया। पुलिस के अनुसार ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में पति पत्नी आपस में झगड़ने लगे। पत्नी ने पति के साथ हेलमेट और थप्पड़ों से मारपीट की। उसने पति की कॉलर पकड़ ली। साली के साथ रहने और घर परिवार में कलह करवाने की बात पर झगड़ा करने लगी। सूचना मिलते ही उदय मंदिर थानाधिकारी सीताराम खोजा मौके पर पहुंचे। महिला और उसके पति से समझाइश के प्रयास किए, लेकिन पति पत्नी झगड़ा करने से नहीं माने। तब पुलिस दोनों को पकड़कर उदय मंदिर थाने ले गई, जहां दोनों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों पति पत्नी को 50 से 50 हजार रुपए के जमानत मुचलके व 6 महीने के लिए पाबंद कर छोड़ा। राजस्थान हाई कोर्ट को आज 7 नए जज मिल गए हैं। इन नवनियुक्त जजों को चीफ जस्टिस के आर श्रीराम ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद अब हाई कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में जज राजस्थान हाई कोर्ट में एक साथ काम करेंगे। इससे पहले जुलाई 2023 में हाई कोर्ट में 41 जज कार्यरत थे, जबकि यहां स्वीकृत कुल पदों की संख्या 50 है। शपथ ग्रहण समारोह मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ही 7 नामों को मंजूरी दी थी, जिनमें 6 नाम अधिवक्ता कोटे से और 1 नाम न्यायिक अधिकारी कोटे से शामिल था। इस मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से सभी के नियुक्ति वारंट मंगलवार सुबह जारी कर दिए गए थे। ये नियुक्तियां न्यायपालिका की लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। न्यायिक अधिकारी कोटे से संगीता शर्मा को जज के रूप में नियुक्त किया गया है। वही अधिवक्ता कोटे से जिन नामों को मंजूरी मिली है, उनमें संदीप तनेजा, बिपिन गुप्ता, अनुरूप सिंघी, रवि चिरानिया, बलजिंदर सिंह संधू और संजीत पुरोहित शामिल हैं। अजमेर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बिजनेसमैन और उसकी पत्नी को करीब 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट पर रखकर उनसे 40 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर कॉल किया और फर्जी दस्तावेजों के साथ बैंक अकाउंट में ब्लैक मनी होने का झांसा देकर
डराया धमकाया। ये पूरा मामला अब साइबर थाना पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और जांच जारी है। सरस्वती नगर ढोलाभाटा निवासी पीड़ित एल्विस माइकल सिंह ने साइबर थाने में रिपोर्ट दी कि 15 जुलाई को उनके और उनकी पत्नी के व्हाट्सएप नंबर पर एक कॉल आया। कॉलर ने खुद को संदीप राय, कोलाबा मुंबई पुलिस स्टेशन का अधिकारी बताया और कहा कि उनके अकाउंट में ब्लैक मनी ट्रेस हुई है। कॉलर ने व्हाट्सएप पर फर्जी दस्तावेज भेजकर दबाव बनाना शुरू किया और पति पत्नी को वीडियो कॉल कर एक कमरे में रहने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, कॉलर ने दोनों को डराकर 14 लाख रुपए बैंक में लैंड परचेज वेरिफिकेशन के नाम पर जमा करवाए। इसके बाद 18 जुलाई को फिर कॉल कर 26 लाख रुपए और डलवाए गए। इस बार कहा गया कि एफआईआर क्लियर करने और आरटीजीएस करने के लिए रकम आवश्यक है। कुल मिलाकर 40 लाख रुपए पीड़ित से वसूले गए। जब तक उन्हें सच्चाई का पता चला, तब तक ठग पैसे लेकर फरार हो चुके थे। एएसआई छोटू सिंह ने बताया कि ये पूरा मामला डिजिटल अरेस्ट का है, जहां व्यक्ति को मानसिक रूप से कैद में रखकर डर और तकनीकी दबाव से ब्लैकमेल किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक नया और खतरनाक रूप है, जिसमें अपराधी खुद को सरकारी या पुलिस अधिकारी बताकर व्यक्ति को वीडियो कॉल, फर्जी दस्तावेजों और धमकियों के जरिए मानसिक कैद में रखते हैं। पीड़ित को विश्वास दिलाया जाता है कि उसने कोई गंभीर अपराध किया है और अब उसे पुलिस या कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। डर और शर्मिंदगी के चलते कई लोग परिवार या मित्रों से बात नहीं कर पाते और खुद को असहाय समझते हुए ठगों की बातों में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल या व्हाट्सएप मैसेज पर जल्दबाजी में विश्वास न करें। कोई भी अधिकारी वीडियो कॉल या ऑनलाइन चैट के माध्यम से गिरफ्तारी नहीं करता। किसी सरकारी एजेंसी के नाम पर मांगी गई राशि की पुष्टि पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन या साइबर सेल से करें। अनजाने दस्तावेज, लिंक या क्यूआर कोड पर क्लिक न करें। यदि कोई खुद को पुलिस या एजेंसी का अधिकारी बताकर धमकाता है, तो तुरंत नजदीकी साइबर थाना या हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।